हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस पर आपके कुछ क्वेश्चंस का उत्तर देने वाला हूं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस आपकी इनकम कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, आप बिजनेसमैन हैं, आप सैलरीड पर्सन है, लेकिन मेंटेनेंस को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी को लेकर हो सकते हैं, जैसे कि आपके माता पिता की प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसको लेकर के हो सकते हैं, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है उसको लेकर के हो सकते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपके विजन को बिल्कुल क्लियर इस वीडियो में करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। जिन किसी के भी मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं या फिर उनको लगता है कि मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस होने वाला है, वो इस वीडियो को देख लें और इस जानकारी से काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा कि आप गलतियां करने से बच जाओगे और आपको रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक, और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हमें भी इसी तरह वीडियो लाने की निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया, और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। दोस्तों अब मेंटेनेंस के मामले में क्या होता है कि सबसे पहला प्रश्न होता है, सर मुझे कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये एक इस तरह का जनरलाइज क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। सबसे मेन जो फैक्टर है वो ये है कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम कितनी है। यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी कितनी है, नेट सैलरी जो है, और यदि आप बिजनेसमैन है तो आपकी इनकम कितनी है, आईटीआर कितनी है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अपना काम करते हैं, तो भी आपकी आईटीआर कितने की भरी गई है, उससे आपकी बिजनेस इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहला तो ये कि इधर उधर की चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो आपकी अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो होता है। अब सेकेंडरी चीजें आती हैं कि साहब अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो क्या मैं उसे ट्रांसफर कर दूं किसी और के नाम पे, या मैं गिफ्ट दे दूं किसी को। तो देखिए यदि आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और मेंटेनेंस केस का नोटिस मिलने से पहले, यानी समन मिलने से पहले, और ज्यादा अच्छा है कि मेंटेनेंस केस फाइल होने से पहले यदि आपने ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कल को आपको अपने एफिडेविट में मेंशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस दर्ज कर दिया और उसकी तामीली भी आपकी हो चुकी है, उसके बाद आप ये सब करते हो, तो ये आपकी बैड इंटेंशन को ही दर्शित करेगा। तो ऐसा ना करें, इसका कोई फायदा नहीं मिलता। सेकंड क्वेश्चन आता है, साहब अगर मेरे माँ बाप मुझे बेदखल कर दे तो कर दें या ना करें। पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, इस चीज से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, केवल आपके मन की तसल्ली है। अब बात आती है कि साहब अगर मेरे पास कोई गाड़ी है तो क्या मुझे किसी और के नाम ट्रांसफर कर देनी चाहिए। तो पहली बात तो वही कि यदि मेंटेनेंस का केस फाइल होने से पहले आपने ऐसा ट्रांसफर कर दिया फिर तो ठीक, लेकिन मेंटेनेंस का केस फाइल होने के बाद आप ऐसा ट्रांसफर मत कीजिएगा। सेकंड, कब आपको ट्रांसफर करना चाहिए। यदि गाड़ी आपकी लग्जरी है, मतलब 10 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप ओन करते हैं, अपने हाल ही में खरीदी है, तो ऐसे केस में अगर आप शो करते हैं कि आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है, वो आपने कैश में लिया है, जैसे भी लिए, तो ये आपकी स्टेटस को कहीं ना कहीं बहुत अप शो करेगा और आपके मेंटेनेंस की अमाउंट पर फर्क पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, पर पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपके कोई म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड को डिस्पोज करा दीजिए पहले ही, मेंटेनेंस का नोटिस मिलने से पहले ही, केस फाइल होने से पहले ही। क्योंकि देखिए आपको मेंटेनेंस के केस में एक एफिडेविट देना होता है जिसमें इन सब बातों को डिक्लेयर करना होता है। आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास क्या क्या गाड़ी घोड़ा है, और सारी चीजें आपको बतानी होती हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं कर सकते आप कि एफिडेविट में आप झूठ बोल दें, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने इसको उजागर किया तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा, आप एफिडेविट फाइल कर रहे हैं उस समय पे यदि आपके पास म्यूचुअल फंड नहीं है तो आप क्लियरली नो लिख सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्लियरली नो लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
ये कब हो सकता है? जब आपने ये मेंटेनेंस में केस में जो एफिडेविट दे रहे हो या मेंटेनेंस का केस जब आपके फाइल हुआ, इससे पहले पहले आपने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है या दान कर दिया या जैसे भी आपने उसका डिस्पोजल कर दिया प्रॉपर्टी का, आज के समय पर आपके पास नहीं है। बट एफिडेविट में आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सत्य लिखना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉपर्टी डिस्पोजल का सही समय आपके लिए मेंटेनेंस केस में क्या होगा। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि साहब मेरे को कोई एडवाइस कर रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि मैं अपने माता पिता से अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस डलवा लूं तो बात वही, यदि मेंटेनेंस का केस वाइफ ने डाल दिया उसके बाद आप ये काम करते हैं तो सीधी सी बात है, आपके नेगेटिव में काउंट होगा, पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं। और इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कोर्ट भी समझती है कोई भी माता पिता अपने बच्चों पे मेंटेनेंस का केस नहीं डालता। बहुत ही रेयर मामले होते हैं, वो लाखों में एक वाले, अदरवाइज नहीं होते। और जहां पे आपकी वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे तो इस चीज को स्पेशली नेगेटिवली ही लिया जाएगा। इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला, केवल आप अपने लिए एक केस और बढ़ा लेंगे और वहां पे भी आपका खर्चा होगा। तो इस तरह की चीजें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ना करें। आपको करना क्या है? करना है आपको, जो आप अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हो उस रिप्लाई को जितना टेक्निकल हो सकता है बनाइए। अब कई बार होता है कि हम वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, तो हम फंस जाते हैं। ऐसे अधिकतर मामलों में होता है। आपको डिसेंट पिटीशन नहीं चाहिए, आपको डिसेंट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए जिसके बेस पे आपको रिलीफ मिले। अदरवाइज तो इसमें हैरेसमेंट का लेवल इतना है कि हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, हम अपने काम भी नहीं कर पाएंगे, हम पूरे स्पॉइल हो जाएंगे और हमें लगेगा हम काम कर क्यों रहे हैं। मैं 12 घंटे की जॉब करके क्या इसलिए कमा रहा हूं कि उसमें से 25% मैं वाइफ को दे दूं और बाकी का 25% मैं लिटिगेशन एक्सपेंसेज में लगा दूं, और जो 50% बच रहा है वो तो मेरी किस्तें जा ही रही हैं। तो मैं काय के लिए काम कर रहा हूं, किस लिए काम कर रहा हूं? तो कहने का मतलब ये परिस्थिति मत आने दो कि आप भी इस स्टेज पे आके खड़े हो जाए कि आपके दिमाग में चले कि जो कुछ हो रहा है बेकार है और आप डिप्रेशन में चले जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। तो आपको पहले से ही अच्छे तरीके से काम करना है अपने रिप्लाई पे। स्पेशली मैंने पहले भी बताया, मेंटेनेंस केस में दो ही जगह आपको राहत मिल सकती है। एक, आपने अपना रिप्लाई कितने अच्छे से फाइल किया, सेकंड, आपने अपना एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट किया। ये दो चीजें हैं। इसके अलावा आज के समय मेंटेनेंस में कोई बचाव नहीं है। लगभग आपका मेंटेनेंस लग ही जाता है। इन दो चीजों से आप जितना कम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई रिलीफ नहीं। बाकी जो आपके एविडेंस होते हैं वो सब तो एविडेंस की स्टेज पे, आपके डिफेंस एविडेंस में आपको देने होते हैं। तो उसका फायदा तो आपको फाइनल मेंटेनेंस पे मिल सकता है, पर एंट्री मेंटेनेंस पे नहीं मिल सकता। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ आई होगी, और अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट अपने अपने केसेज में मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।